तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2023 पेपर 2 का सेक्शन 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेक्शन में हमें मैक्सिमम 12 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है, एक या उससे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास पार्शियल मार्किंग भी अवेलेबल है। अगर जो भी करेक्ट ऑप्शन है 1 2 3 4 जितने भी करेक्ट ऑप्शन है वो सारे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें +4 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। ओके, अगर एक सही है और उसे हम सिलेक्ट करते हैं तो +4 मिलेंगे, 2 सही है तो भी +4, 4 सही है और उन्हें चारों को सिलेक्ट करते हैं तो भी +4 मार्क हमको मिलेंगे। ओके, अगर 4 सही हैं और उसमें से 3 करेक्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें पार्शियल मार्किंग यहाँ पर, क्योंकि एक करेक्ट जो सिलेक्ट नहीं किया हमने तो इसलिए हमें +3 मार्क मिलेंगे। अगर 3 या उससे ज़्यादा मतलब चारों ऑप्शन अगर करेक्ट हैं और उसमें से केवल 2 ही हम चूज़ करते हैं तो हमको +2 मार्क मिलेंगे। जो 2 सही हैं उनके हमको 2 मार्क मिल जाएंगे। अगर 2 ऑप्शन या उससे ज़्यादा ऑप्शन सही है और हम एक ही चूज़ करते हैं तो हमको जो सही ऑप्शन चूज़ किया है उसके लिए +1 मार्क हमको मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं तो हमको 0 मार्क मिलेंगे और अगर कोई भी गलत ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है -2। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d as shown in figure. The refractive index of glass slab increase linearly from n1 to n2 over height h. Okay, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट इंटर होगा है ना, उस वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स जो होंगे जब यहाँ से इमर्ज करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो उनका टाइम अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उनका स्पीड भी अलग अलग होगा। पर हम यहाँ पर स्पीड का कंपैरिजन नहीं देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि जो बॉटम मोस्ट रे है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली रे है ना, उसका जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना कवर करेगी उस ग्लास स्लैब के अंदर, तो वो होगा η1 इंटू डी। ओके, सेम एज इट इज जो टॉप मोस्ट रे है वो ग्लास के अंदर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो वो होगा η2 इंटू डी। पर जो नीचे वाली रे है वो ग्लास स्लैब से, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, ओके, तो यहाँ से जल्दी बाहर निकलेगी। ओके, और मान लेते हैं वो एल डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है। तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा बाहर वो थीटा एंगल इंक्लाइंड होगा। कितना एंगल इंक्लाइंड होगा? थीटा एंगल इंक्लाइंड होगा और रे जो है वो ऐसे डेविएट हो जाएगी थीटा एंगल से। ओके, तो अगर हम यहाँ पर L की बात करते हैं तो L जो होगा वो होगा η2d माइनस η1d। ओके, हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर देखेंगे और अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो वो होगा η2 माइनस η1 इंटू डी डिवाइडेड बाय h। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है वो डेफिनेटली tan इनवर्स η2 माइनस η1 इंटू डी डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर हम देखते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ए वाला ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन, उन्होंने कहा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पर डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर वेव फ्रंट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमें करेक्ट दिख रहा है क्योंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन η2 माइनस η1 जैसा हम देख पा रहे हैं। ओके, एंड η1 और η1 पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों के सब्ट्रैक्शन, दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कितना इक्विवेलेंट डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू एयर। ओके,
तो वो थोड़ा ध्यान से हमें समझना। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं और ये फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन में गिवन है प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्रिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के बेसिस पे हम आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे इज डेल इक्वल टू 60 डिग्री। ब्लू कलर के लिए कितना है? डेल इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ डायग्राम में गिवन है। ओके, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ रेड लाइट, पर रेड कलर के लिए जो मिनिमम डेविएशन है वो कितना है? 30 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर ब्लू कलर इज √3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? यहाँ पर अगर जो हमने सबसे पहला सेंटेंस देखा था और कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसी से हम आगे के क्वेश्चन ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो पोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, इसका अब इधर कोई पोलराइजेशन कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि इसका कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इसके परपेंडिकुलर है। आपको ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पोलराइजेशन यूजिंग रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब इसका पूरा पोलराइजेशन इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। ये जो वाइब्रेशन है ये इस प्लेन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्टेड वे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसी से हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये IB है, मतलब ब्रूस्टर एंगल है। ओके, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप नोट करना चाहिए आपको कि फॉर ब्लू कलर, अगर हम बात करें ब्लू कलर के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू IB बिकॉज नो रिफ्लेक्शन। ओके, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। अगर परपेंडिकुलर होता तो रिफ्लेक्शन कंपोनेंट होता, और यहां पर ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ब्रूस्टर एंगल के बराबर है, और वहां पर ब्रूस्टर एंगल कितना होता है? 10 IB इक्वल टू म्यू। पर हम यहाँ पर ब्लू कलर की बात कर रहे हैं तो म्यू हम ब्लू का ही यूज करेंगे। मतलब 10, अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 IB इज इक्वल टू √3, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है। ये पहला पॉइंट हमको पता चला। अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन के लिए प्रिज्म से डेविएशन का फॉर्मूला हमको पता है। इसका मतलब यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन में हमारे पास में 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। पहला पोलराइजेशन मतलब वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा रे ऑप्टिक्स जिसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, मतलब 2 चैप्टर एक सिंगल क्वेश्चन में उन्होंने इंक्लूड किए हैं। IB प्लस E माइनस A। ओके, तो यहां पर डेल का वैल्यू 60 डिग्री है। ओके, प्लस इज इक्वल टू IB का वैल्यू भी यहां पर 60 डिग्री है, E का वैल्यू हमें पता नहीं है, और माइनस A। ओके, A भी अभी हमें पता नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म उन्होंने दे नहीं रखा। 60 से 60 यहाँ पर कैंसिल होगा, E इक्वल टू A हमको मिलता है। मतलब जो इमर्जेंट एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन अलग चीज है, इमर्जेंट एंगल अलग चीज है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो A के बराबर है। ओके, अगर हम इस सरफेस के लिए इमर्जेंट रे के लिए रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करें, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना, ये वाला जो एंगल है वो है E।
ओके, और यहाँ पर ये रे ऐसे पास हो रही है। आप ब्लू कलर भी यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि ब्लू कलर, तो हमने ब्लू कलर ले लिया। ओके, और ये वाला एंगल होगा R2। तो हम यहाँ से R2 R1 में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और R1 R2 में रिलेशन हमको पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ओके, तो यहाँ पर हमको R1 का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे? अगर हम R1 के लिए सॉल्व करें तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट सरफेस पे, है ना। ये जो फर्स्ट सरफेस है इस पे स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं, इसको हम A कंसिडर कर लेते हैं, इसको B कंसिडर कर लेते हैं, C कंसिडर कर रहे हैं, तो AB सरफेस पे हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। तो हमको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 मतलब 1 इंटू साइन IB इज इक्वल टू म्यू मतलब √3 इंटू साइन R1। ओके, तो इसका वैल्यू हमको पता है √3/2 है, क्योंकि स्नेल्स लॉ हम लगा चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर IB का वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन IB √3/2 हो जाएगा इंटू √3 इज इक्वल टू, इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर साइन R1 इज इक्वल टू 1/2 मतलब R1 का वैल्यू यहाँ पर आया हमारे पास में 30 डिग्री। ओके, R1 का वैल्यू हमको पता चला, R1 से हम R2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 और E के बीच में रिलेशन निकालकर हम A कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ हम सेकंड AC सरफेस के लिए लगाते हैं, तो हम लिखेंगे साइन R2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। ओके, तो यहाँ पर √3 एज इट इज, और साइन R2 को हम A माइनस R1 मतलब A माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि R1 का वैल्यू 30 डिग्री आया है, इज इक्वल टू साइन E, और E को हम A लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर A इक्वल टू E इक्वल टू A आया था। इसे हम ओपन करते हैं तो √3 एज इट इज साइन A इंटू कॉस √3 दैट इज इक्वल टू √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 इंटू कॉस A इंटू कॉस A। तो हमने साइन का आइडेंटिटी यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू साइन A एज इट इज। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा √3 एज इट इज, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर √3/2 ही मिलेगा हमको, माइनस 1/2 ये हो जाएगा कॉट A। ओके, इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ से हमको मिलता है √3/2 माइनस कॉट A/2 इज इक्वल टू 1/√3। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा कॉट A/2 इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1/√3, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2/√3, 2/2√3। ओके, 1/2√3। ओके, मतलब कॉट A इक्वल टू 1/√3 मतलब A इक्वल टू हमारा आया 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है 60 डिग्री मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 45 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। तो यहाँ पर डायरेक्टली मिनिमम एंगल दे रखा है हमारे पास में, तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा हमारे पास में A का वैल्यू 60 और डेल मिनिमम 30 मतलब 90 मतलब ऊपर मिलेगा साइन 45 डिग्री और नीचे मिलेगा साइन 30 डिग्री।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/√2 दैट इज इक्वल टू √2। मतलब हमारे पास में सी वाला ऑप्शन भी सही है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू कलर एट द एयर एग्जिट इज 60 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर E इक्वल टू ए है। मतलब हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है और बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो आपने देखा यहाँ पर इस चैप्टर में हमने इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इंक्लूड थे और दोनों के कॉन्सेप्ट हमने पूरे यहाँ पर यूज़ किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू इंटर करने वाला सेक्शन है। ओके, हम जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट 2 कॉन्केव मिरर M1 एंड M2, जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है, ठीक है, एंड द कॉन्वेक्स लेंस L विथ a common principal axis as shown in figure. The focal length of L equal to 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास L का वैल्यू L का जो वैल्यू है मतलब फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 इज इक्वल टू 20 एंड M2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है और R2 का वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 is 20 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स S is placed at मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2। यहाँ पर मिड पॉइंट पर पॉइंट सोर्स रखा हुआ, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ओके, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज n/7, है ना। ये जो फर्स्ट मिरर है और लेंस के बीच का डिस्टेंस n/7 है, तो n का वैल्यू हमको ऐसा बताना है कि वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड विथ S, है ना, इस S के साथ इमेज कोइंसाइड करे, ठीक है। तो हमें जब कभी यहाँ पर कोइंसाइड का केस आता है तो हमको पाथ को रिट्रेस करवाना होता है। ओके, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर अलग अलग केसेस बनेंगे और सारे केसेस को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे हैं जिसमें जो S1 है उसका इमेज M2 में बनेगा और वो M2 का जो इमेज होगा वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और उसका इमेज जो है वो M1 पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा और नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो पाथ रिट्रेस होगा। ओके, मतलब कि L का जो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, ओके, वो यहाँ से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर होना चाहिए। ओके, मतलब कि 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। आपको अगर रे डायग्राम की हेल्प से हम बताएंगे तो और आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम मान के चलते हैं कि एक रे इस कर्व्ड मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होगी और मिरर लेंस पर इंसिडेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर ये लेंस पर इंसिडेंट हुई, ठीक है। फिर ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी। और जब ये मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हम यहाँ पर बनाते हैं ग्रीन कलर से, वो इस पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये I1 कैलकुलेट करते हैं। इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो सोर्स रखा हुआ है इसका इमेज जो बनेगा वो I1 बनेगा, मिरर में M2 में बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसका इमेज C1 पर बनना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं V2, ओके, ये V2 है और यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं V1, है ना। तो सबसे पहले हम मिरर के लिए अगर बात करें फॉर M2 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो U1 का वैल्यू जो है वो -10 सेंटीमीटर है
और F1 का जो वैल्यू है वो -12 सेंटीमीटर गिवन है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 1/V1 माइनस 1/+1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। ओके, तो यहाँ पर 1/V1 हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 1/U1 का वैल्यू -10 है, इज इक्वल टू 1/F1 का वैल्यू -12 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 1/V1 इक्वल टू 1/12, तो -1/12 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 1/10। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा -10 + 12 डिवाइडेड बाय 120। ओके, तो V1 का वैल्यू जो मिला वो 120 डिवाइडेड बाय 2 मिला, मतलब कि 60 सेंटीमीटर मिला। ओके, कितना मिला? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। ओके, तो लेंस से इसका जो डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा 2020 + 60 दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, मतलब अगर हम फॉर एल बात करें, ठीक है, तो U2 का वैल्यू जो होगा वो होगा -80 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ F इक्वल टू +10 सेंटीमीटर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/F। ओके, यहाँ पर F2 हम F सिंपल F भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1/V2, V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, -1/U2 का वैल्यू -80 गिवन हमने फाइंड किया है, और ये +10 इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलना है 1/V2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/80। ओके, तो ऊपर हमको मिलेगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 80, तो V2 का वैल्यू हमको मिलना है 80/7। अब ये 80/7 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इससे आप सारे केस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80/7। ओके, कितना है? 80/7। तो अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करें अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में n/7 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 2020 + 80/7 के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 140 + 80 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 220/7। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू फर्स्ट केस में हमारे पास में आता है 220/7। ओके, अच्छा, यहाँ पर सेकंड केस भी पॉसिबल है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आने के चांसेस है। ठीक है, वो जब हम फर्स्ट इमेज जो है वो लेंस से बनवाएं, ठीक है, फर्स्ट इमेज जो हम लेंस से बनवाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से हम इसको सेकंड स्लाइड पर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जो हमने पुरानी वैल्यूज़ देखी हैं वो थोड़ा सा हमको याद रखना है ताकि हमको सारी चीज़ें फटाफट समझ में आने लग जाए। यहाँ पर इस R1 का वैल्यू हमको पता है दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ F हमको पता है दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हमको पता है दैट इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमने पहले इस लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 10। ओके, मतलब ये इसके फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो भी रे पास होगी, जो भी रे यहाँ से पास होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद, ठीक है, ये फोकस पर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल रेज जब M1 पर इंसिडेंट होगी तो कहाँ पर मिलेगी? फोकस से, तो ये फोकस से पास होगी, है ना। मतलब यहाँ से डिस्टेंस उसका फिक्स हो गया, कितना? यहाँ से डिस्टेंस कितना फिक्स हो गया? यहाँ से डिस्टेंस फिक्स हो गया
10 सेंटीमीटर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर फिक्स हो गया क्योंकि फोकस से पास होगी। फोकस से पास होने के बाद में ये वापस से मिरर से लेंस से पास होने वाली है ना। थोड़ा सा इसे हम और टिल्ड बना देते हैं। मिरर से पास होगी और इसका इमेज जो है ना, इसका इमेज कहीं इस मिरर के पीछे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज बना है ना, और वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके, और यहाँ पर वो लेंस वापस से आके मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मिरर, अगर हम देखें ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वापस से यहाँ कोइंसाइड करें, है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर हमको पता है कि इमेज 10 सेंटीमीटर पर, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर सिंपल सा केस हम देख सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पर इमेज बनवाना है एस पर, ठीक है, तो हमने लास्ट केस में जो देखा था वही केस वापस से रिप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है ये 80 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। ओके, जब ये 60 सेंटीमीटर पर अगर यहाँ पर इमेज बनाना है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 80/7 होना चाहिए, है ना। पूरा रिप्लिकेट हो रहा है ना। 80/7 होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 10 + 80/7, और वो किसके बराबर होगा, n/7 के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 150 / 7 इज इक्वल टू n/7। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल है, n का दूसरा वैल्यू हमारे पास में आया 150, मतलब आप जब 150 इंटर करेंगे तो वो भी सही होना चाहिए, है ना। दो, तीसरा केस एक और पॉसिबल है कि इमेज जो है वो 80/7 पर ही बन जाए, है ना, इसी केस का, है ना। यहाँ पर मतलब ये जो मिरर है ये 80/7 पर ही रखा हो तो डेफिनेटली वो पोल हो जाएगा उसके लिए और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक और वैल्यू है हमारे पास n का 80। ठीक है, ये लास्ट वाला केस थोड़ा सा आप खुद सोचिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आप एक बार अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर लास्ट वाला केस जो आपने n का वैल्यू 80 कहा वो कैसे कहा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि m1 का जो पोल है, m1 का जो पोल है वो 80/7 पर आ जाए, तो पोल पर जब इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मल इंसिडेंट ही होता है, एंगल उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक केस पॉसिबल है। तो आपका n = 80 के लिए भी केस, मतलब 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 सेक्शन 2 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 12th क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 3 प्लेन मिरर form an equilateral triangle with each of side length L. There is a small hole at distance L greater than 0 from one of its corner as shown in figure. A ray of light passes through hole at angle theta and can only come out from the same hole. The cross section of mirror configuration and ray of light lie on the same plane. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो गिवन है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल इन बिटवीन 0 to L। ओके, तो अगर 30 डिग्री पर इस डायग्राम को हम देखते हैं, है ना, ये डायग्राम ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री पर हम देखते हैं, डेफिनेटली ये जो एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा। ओके, तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री मतलब ये, अगर हम यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल देखें, ओके, और 30 डिग्री पर अगर लाइट इंटर करती मतलब इसका बाइसेक्टर, है ना, यहाँ से बाइसेक्टर पर ये इंटर करती है, लाइट जो मैं बना रहा हूँ ऐसे इंटर कर रही है और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ना, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। तो अगर हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री डेफिनेटली। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल हमको दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। कैसा केस है,
नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब वापस से वहीं से निकल जाएगी। तो किसी भी एल के लिए ये डेफिनेटली सही बात है, मतलब ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए किसी भी एल के लिए वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी होल से वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो ये रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। देर इज एन एंगल फॉर एल इक्वल टू L/2, मतलब इसके बीच में यहाँ पर कहीं हमने होल किया है, बिल्कुल मिडल में। ओके, एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पर वो पॉसिबल कब होगा, जब वो 2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो, मतलब जितने एंगल पे जा रही है उतने ही एंगल से वापस रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रे है वो पैरेलल टू दी बेस हो जाना चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। मतलब ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के साथ में एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। मतलब ये रे जो है यहाँ से आने पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कितने एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए, 30 डिग्री पर इंसिडेंट होना चाहिए, है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 60 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री डेफिनेटली वो वापस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल केस है ये, मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। बिल्कुल एक एंगल ऐसा पॉसिबल है जब एल का वैल्यू L/2 होगा और रे 2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री L इक्वल टू L/3, है ना। इसका भी रे डायग्राम हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये जो है L का वैल्यू L/3, मतलब 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर अगर लाइट इंटर हो रही है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री यहाँ पर वो इंटर होगी, ओके, रिफ्लेक्ट होगी, ओके। और रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से फिर 60 डिग्री पर वो वापस से रिफ्लेक्ट होगी और जस्ट अ मिनट, यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, ओके। फिर यहाँ से फिर ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिकल केस से हम समझ सकते हैं, और यहाँ से फिर वापस वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेवर कम आउट, ये बिल्कुल गलत है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर अगर L/2 पर वो इंसिडेंट होती तो वो बाहर निकलेगी वापस से। ठीक है, कितने रिफ्लेक्शन के बाद, 1 2 3 4 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से बाहर निकलेगी। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, द रे ऑफ लाइट कम आउट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इन बिटवीन 0 to L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। ओके, इसे भी एक बार हम क्रॉस चेक। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि L/3 के लिए ही ये केस पॉसिबल है। अगर हम L/3 के बजाय और कोई सा भी वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर सिमेट्रिकल केस नहीं बनेगा, और सिमेट्रिकल नहीं बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, ठीक है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 6 रिफ्लेक्शन नहीं, 4 रिफ्लेक्शन के बाद ही वो बाहर निकलेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम यहाँ जेईई एडवांस 2022 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स के 8th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आता है। मतलब यहाँ पर वैल्यू जो इंटर होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोथ मूव अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस of mirror with a constant speed. Okay, the object move with speed v equal to v not equal to 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम।
तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम मान रहे हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय u व्हेन u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जब u का वैल्यू यहाँ से 30 सेंटीमीटर होगा, ओके। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो f का वैल्यू 10 है, 2f का या c का वैल्यू होगा 20, और c के भी बाहर ये ऑब्जेक्ट रखा है अभी, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन c के बाहर है इस मोमेंट पर। तो हमको द स्पीड ऑफ मिरर vm इज सच दैट the image is instantaneously at a rest with respect to a laboratory frame, ओके। तो हमको दोनों रियल इमेज बना रहे हैं, ये भी वो तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी होगा तो डेफिनेटली रियल इमेज ही बनेगा, है ना। तो हमको वीएम का वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना। अगर हम यहाँ पर इमेज की पोजीशन, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमको सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी, this velocity of image with respect to mirror is equal to velocity is equal to minus m square into velocity of object with respect to mirror, ओके। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। इससे हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर हम अभी डायरेक्टली चूंकि हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, और m का वैल्यू क्या होगा? वो होगा v बाई यू माइनस वी बाई यू इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर नेगेटिव साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया। वी आई का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 होगा, ओके। वी एम का वैल्यू हमको निकालना, और वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में सारे वैल्यूज पुट करें तो हमको v बाई यू का वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, मतलब उसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर u का वैल्यू है ना 30 तो माइनस 30 सेंटीमीटर है, तो हम v का वैल्यू फाइंड करेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ओके। तो 1 बाई वी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, माइनस 1 बाई 30 हो जाएगा जब u का वैल्यू पुट करेंगे, और कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, माइनस 1 बाई 10, ओके। सो 1 बाई वी इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30, ओके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30, तो v का वैल्यू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ओके, मतलब कि माइनस 15 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इन सब का वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू माइनस u का वैल्यू हम 15 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई u का वैल्यू हम 30 पुट करेंगे, v का वैल्यू 15, ओके। इसका स्क्वायर होना है तो हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे, स्क्वायर से तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो। वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 15 है और वी एम हमको निकालना है, ओके। तो माइनस वी एम, माइनस से माइनस हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, है ना। ये 1/4 हो जाएगा, तो इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वी एम इक्वल टू 15 माइनस वी एम, तो यहाँ पर हमको 5 वी एम इक्वल टू 15, मतलब वी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका होगा 3, ठीक है। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी में से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसा हम डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम, ये जो क्वेश्चन है ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना होगा। क्वेश्चन में गिवन है डबल स्लिट सेटअप इज शोन इन द फिगर, one of the slit is in medium 2 of refractive index eta 2 and other slit is in at the interface of this medium with another medium
1 of refractive index eta 1 which is not equal to eta 2. The line joining the slit is perpendicular to the interface and the distance between the slits is d. जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा वही बात ये बता रहा है. The slit width are much smaller than d. ओके ये भी जनरली इंटरफेरेंस डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में हम कंसिडर करते ही हैं. A monochromatic parallel beam of light is incident on the slit from medium 1. Okay, a detector is placed in medium 2 at a large distance, okay, from the slits, and the angle theta from the line joining them, okay, so that the theta is equal to the angle of refraction of beam. ओके ये थीटा किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, आर के बराबर है. ओके कंसिडर द टू अप्रोक्सीमेट पैरेलल रेज फ्रॉम द स्लिट्स रिसीव बाय द डिटेक्टर. तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना पड़ेगा. पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट टू डी. ओके सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि टू रेज इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर. थर्ड ऑप्शन में कहते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईटा 1 बट डिपेंड्स ऑन ईटा 1 एंड इंडिपेंडेंट टू ईटा 2. द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज वेनिश only for the certain value of theta and the angle of incident of beam with theta being corresponding to the angle of refraction. ओके तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को रीड्रॉ करते हैं और हमने यहाँ पर रीड्रॉ किया है. अब यहाँ पर ये जो दो पैरेलल रेज हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ये दो पैरेलल रेज हम कंसिडर कर रहे हैं जो आगे जाके इंटरफेयर करेगी, और यहाँ पर इस परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कंसिडर किया है, और ये जो डिटेक्टर का एंगल है वो है थीटा, जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना डायग्राम में, और यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ का थीटा भी है. मतलब इस पेयर के लिए, क्योंकि ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 है, तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. मतलब ईटा 1 साइन आई इज इक्वल टू ईटा 2 साइन थीटा हम लिख सकते हैं. तो ये इक्वेशन हमको हो सकता है कि आगे यूज हो. ओके तो यहाँ पर हमने ये सारे केसेस देख लिए. अब अगर सब इंटरफेरेंस की जब कभी हम बात करते हैं, जब कभी कोई क्वेश्चन इंटरफेरेंस से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एडवांस लेवल पर इंटरफेरेंस पे आता है तो हमको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है. तो हम यहाँ इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि उसके आगे से स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं. ए और बी से हम स्टार्ट करेंगे, तो ए से ये सी पर गया, ओके, और सी से फिर यहाँ डी पर गया. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बी से इस पॉइंट को ई कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो उसके बाद का पाथ डिफरेंस, मतलब अगर हम डेल्टा आर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो होगा ए सी प्लस सी डी माइनस बी ई. ओके है ना, बाकी का रेज जो है वो पैरेलल डिस्टेंस की है, इक्वल डिस्टेंस की. तो ए से सी और सी से डी और माइनस बी टू ई, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा. सबसे पहले अगर हम ए सी कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर ये एंगल यहाँ पर आई कंसिडर कर रखा है तो इसके पास वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस आई होगा, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है इस पर. ठीक है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, और ये वाला जो एंगल है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये आई हो जाएगा. बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स कंसिडर किया है. तो अगर हमको ए सी कैलकुलेट करना है तो ए सी को हम लिख सकते हैं एक्स, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स साइन आई. पर ये उस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1 है, तो जो पाथ होगा वो ईटा 1 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना. पाथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड वहाँ पर डिक्रीज हुई तो पाथ इंक्रीज होगा, है ना, ईटा 1 टाइम्स. अगर हम सी डी की बात करें, तो सी डी अगर यहाँ इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो सी डी जो होगा वो ये वाला एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा, अप्रोक्सीमेट डी कॉस थीटा होगा, और ये सेकंड मीडियम ईटा 2 में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ईटा 2 डी कॉस थीटा.
ओके, माइनस अगर बीई की बात करें, बीई की बात करें तो ये हाइपोटेनियस है और यहाँ पर बेस हमको पता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ईटा टू डी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि d डिवाइडेड बाई बीई, तो बीई का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ईटा वन साइन आई का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ईटा वन साइन आई का वैल्यू हमने कहा था कि हमको यूज़ होगा, तो पुट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ईटा टू साइन थीटा, और यहाँ पर x का वैल्यू अगर d के टर्म में हम पुट करें तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं d टेन थीटा, ओके, क्योंकि d यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, d यहाँ पर बेस है और x क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये हम लिख सकते हैं x का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं d टेन थीटा प्लस ईटा टू इंटू डी कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस ईटा टू डिवाइडेड बाई डी, ईटा टू इंटू डी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज़। हम कलर यहाँ पर वाइट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर डेल्टा आर का वैल्यू अब हम फाइंड करें तो ईटा टू इंटू डी हम पूरे में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो ऊपर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन ऑलरेडी प्रेजेंट था, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस ये ईटा टू डी तो कॉमन आ गया, कॉस थीटा यहाँ पर मिलेगा माइनस ये कॉमन आ गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमको मिलेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको यहाँ पर मिलना है ईटा टू इंटू डी, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा तो ये कैंसिल होके पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो ना तो ईटा वन पे डिपेंड करेगा, ना ईटा टू पे डिपेंड करेगा, ना डी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे। अगर हम पहला वाला देखें कि फेज डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इंडिपेंडेंट टू डी, बिल्कुल सही बात है ना, डी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 0 आ रहा है। अगर हम बी की बात करें, टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और बाकी दोनों गलत है क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ पे, या तो ईटा टू पर डिपेंड कर रहे हैं, या ईटा वन पे डिपेंड कर रहे हैं, या डी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, ए और सी ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया तो आप एडवांस के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, हमारा इंटीग्रेशन, हमारा डिफरेंशिएशन, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, हमारा अलजेब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिंपल ही लगते हैं पर उनका कैलकुलेशन, उनका जो मैथमेटिक्स है वो टिपिकल होता है। तो आपको मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर है, अलजेब्रा है, फंक्शन है, कैलकुलस है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू।